हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार। तुम स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 7 का होना चाहिए चैप्टर 6। हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का प्रश्न वाली 6.2 का यानी कि 3 का परिचय। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है, तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या क्या है, इसको हम लोग देखने से पहले हम लोग समझेंगे समरूपता क्या होता है और सर्वागमता क्या होता है। ठीक है, समरूप और सर्वागमता हम लोग जो है पहले भी समझ चुके हैं, और सर्वांगसमता क्या होता है ये हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि कक्षा 9 में जो है सर्वागमता का जो नियम है, कसौटियाँ हैं, वो भी देख चुके थे। यानी कि भुजा भुजा प्रतिबंध, जिसको हम लोग कहते हैं ए सर्वांग समता। ठीक है, उसके बाद एस सर्वांग समता, इन सब का हम लोग देख चुके हैं। एस ये भी देख चुके हैं। ठीक है, और कक्षा 9 में हम लोग समझे थे इसका मतलब कि सर्वांग समता, जैसे सर्वांग समता 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सर्वांग समता 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है सर्व, सर्व का मतलब सभी, सर्वांग उसके बाद बना हुआ है ये अंग, और दूसरा शब्द है क्षमता। ठीक है, सर्वांग समता, सर्व का मतलब होता है सभी अंग समान, सभी सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब जो भाग है इसमें, और समता का मतलब जो है समान। ठीक है, इसमें सभी अंग समान हो उसको हम लोग कहेंगे सर्वांग समता। ठीक है, अब इसमें समरूपता है। समरूपता का मतलब होता है कि सम से समान। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है रूप का। समरूपता, रूप का मतलब दिखने में एक जैसा होना चाहिए, और सम का मतलब समान, दिखने में समान, यानी बस आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वांग समता का जो कसौटियाँ है हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें समरूपता की जो कसौटियाँ है समरूपता के लिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग समझते ये है कि दो त्रिभुज कब समरूपता हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमने दो त्रिभुज बनाते हैं, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है एक त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिया, और दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान होना चाहिए ताकि ये जो है दोनों समरूप हो। ठीक है, तो हम लोग पहले ही चैप्टर में, चैप्टर का पहला भाग में जो प्रश्न वाली 1.1 था, उससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि बहुभुज किस तरह से समरूप होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज लिए हैं हम लोग। अब त्रिभुज में भी वही नियम लागू होगा। इसमें देखो, पहला क्या है कि कोण, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत कोण। संगत कोण क्या क्या होगा? संगत कोण का मतलब कि जो ये कोण ए है वो कोण बी के बराबर होगा, कोण बी कोण पी के बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब कोण सी कोण आर के बराबर होगा। संगत कोण, इसमें 3 चीज है। पहला संगत कोण बराबर हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू, तथा कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, पहला ये है कि संगत कोण बराबर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में ये था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात। इसमें संगत भुजाएं बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, संगत भुजाएं अलग अलग माप का होगा, मतलब कि समान भी हो सकता है। ठीक है, अगर संगत भुजाएं बराबर हो जाए और अगर संगत कोण भी बराबर हो
तो वो सर्वांग समता हो जाएगा, क्योंकि उसमें सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग बराबर। अंग बोले तो कोण, भुजा जो भी है सब बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बाकी वो उसकी माप जो है बराबर हो या ना, ठीक है। तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बट्टे में उधर पी सी में पी क्यू बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं, ये भुजा इसके नहीं, ए बी और पी क्यू का अनुपात जो है बराबर होगा बी सी बट्टे में क्यू आर का, ठीक है। सभी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा आपस में। उसके बाद फिर ए सी बट्टे में पी आर, ठीक है। दूसरा नियम में हम लोग क्या लिखते हैं बहुभुज का कि उनकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मतलब कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये दो नियम था। अब उसकी अगर हम लोग कसौटियों की बात करेंगे, देखो इसमें टोटल कितना चीज हुआ, अगर काउंट करेंगे तो 3 कोण, 1 2 3, ठीक है। एक त्रिभुज का 3 कोण, दूसरे त्रिभुज का 3 कोण आपस में बराबर होगा। यहाँ पे 3 चीज, यहाँ का, अब देखो यहाँ पे त्रिभुजों की भुजाएं, यहाँ इस त्रिभुज का 3 भुजा, इस त्रिभुज का 3 भुजाओं का अनुपात, यहाँ का 3 चीज 1 2 3 4 5 6 चीजें, ठीक है। मतलब कि 6 चीजें बराबर होता है, इसमें 6 चीजें हैं समरूपता होने के लिए, ठीक है। तो अब जो है कम से कम इसमें दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए कम से कम 3 चीजें अगर मिल जाए तो समरूप हो सकता है, ठीक है। तो उन्हीं इसको बोलेंगे नियमों को, जिन जिन चीजों का इसमें जरूरत पड़ेगा कम से कम उन चीजों को बोलेंगे हम लोग कसौटियां, ठीक है। तो पहला इसमें देखो ए ई, इसमें ए का मतलब यह है कि कोण, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। एंगल एंगल तो हम लोग कहते हैं कोण, कोण कोण कसौटी, कसौटी ये पहला नियम है। मतलब कि कम से कम अगर दोनों त्रिभुज का सिर्फ कौन सा बराबर हो जाएगा ना, कम से कम 3 चीज बोले हम, ठीक है। इसमें 3 चीज है, कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। इसमें अगर सिर्फ 3 चीज बराबर हो जाए तो ये समरूप हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है शॉर्ट में ए एंगल भी कहते हैं, ए कसौटी भी कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में ए कसौटी भी कहा जाता है, ए कसौटी को, ठीक है। उसके बाद दूसरा कसौटी में हम लोग इससे देखेंगे, दूसरा में क्या हो सकता है कि इसकी सभी भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इसको हम लोग एस कर सकते हैं, ठीक है। भुजा कोण भुजा, कम से कम एक कोण और उसके अंतर्गत ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो, इस भुजाओं का अनुपात बराबर हो ये दोनों की, ठीक है। कोण एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण ले लिए, और इसके अंतर्गत भुजाएं ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात अगर बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, एस यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी। उसके बाद एस यानी कि अब इसमें क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा जी। अगर सिर्फ तीनों भुजाओं के अनुपात को हम लोग बराबर दिखा देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों भुजाएं एस यानी कि भुजा 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 ठीक है। अब इन तीनों से हम लोग जो है त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्लास 8 में बोल रहे 9 में दो सभागासम त्रिभुजों को हम लोग किस तरह से दिखाते थे। माना कि ये दो त्रिभुज है डी ई एफ और यहाँ पर ये त्रिभुज है, दोनों सभागासम है एस
पी क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में किस तरह से दिखाते थे, एक तो ये क्या होगा, दोनों की सभी कोण आपस में बराबर होंगे और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। तो दोनों त्रिभुज डी ई एफ बराबर एस पी क्यू, ठीक है। त्रिभुज और ऊपर हम लोग लगाते थे सर्वांग ये समरूपता का चिन्ह, बराबर के ऊपर समरूपता का चिन्ह, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्वांग दशा, ठीक है। ऊपर जो हम लोग लगाए ना ये होता है समरूपता का चिन्ह। तो इसलिए हम लोग इसमें ए बी सी और पी क्यू आर समरूप होगा तो इसमें हम लोग इसमें लगा सकते हैं इस तरह से ए त्रिभुज ए बी सी समरूपता, समरूप इस तरह से लगाएंगे समरूप में, ठीक है। समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे हम लोग ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप से, ठीक है। त्रिभुज पी ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग पहला परिमेय पढ़ने वाले हैं ए कसौटी, ठीक है। पहला परिमेय पढ़ने वाले हैं ए कसौटी और उस जो किताब में है वो है 6.3 परिमेय, ठीक है। 6.3 परिमेय मिल जाएगा और उसके बाद ये मिल जाएगा, उसके बाद ये एस मिल जाएगा 6.5 में, ठीक है परिमेय, और एस ए मिल जाएगा 6.4 में, ठीक है। तो पहले तुम लोग इतना उतार लो, उसके बाद जो है हम लोग परिमेय 6.3 को सिद्ध करेंगे। देखो परिमेय 6.3, ठीक है। परिमेय 6.3 को जो है हम लोग ये कसौटी भी कहते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले बात की, ठीक है। ये कसौटी भी बात कहते हैं और उसके बाद जो है त्रिकोण का जो गुणधर्म है योग गुणधर्म के अनुसार इसको ए कसौटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले देखो हम लोग परिमेय को देखते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात समानुपाती होता है। तो इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ हम लोग दो त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें दो त्रिभुज है, ये तो थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मतलब उसके कोण ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि बराबर है। कौन ए कौन बी के बराबर है, कौन बी कौन क्यू के बराबर है, कौन सी कौन आर के बराबर है। इसमें बोल दिया कि संगत कौन बराबर है, ठीक है ना। तो ए पी का संगत है, बी क्यू का संगत है और सी आर का संगत है। तो यहाँ ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ त्रिभुज दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, आर में सिर्फ संगत कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक है, में कोण ए बराबर कोण पी बराबर कोण पी, समीकरण 1, ठीक है। कोण ए कोण पी के बराबर है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद कोण बी बराबर है कोण क्यू का, तो समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे 2 मान लेते हैं।
फिर कोण सी बराबर है कोण आर का, तो ये कोण, ये समीकरण 3, ठीक है। ये तो हमें जो है प्रमेय में दिया हुआ है। ए कसौटी मतलब कुर्सी के लिए होता है ए कसौटी, तीनों कोण आपस में बराबर था, ठीक है। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हुआ तो उनकी भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, लेकिन समानुपाती होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो इतना तो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बट्टे में पी क्यू, यानी कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर क्यू आर, नहीं इसमें होगा बी सी बट्टे में क्यू आर, और इधर ए सी बट्टे में पी आर। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो अब इसमें करना पड़ेगा हमें रचना। रचना किस तरह से करेंगे? पहले तो हमें देखो ये मापना है ए बी की लंबाई कितनी है, ठीक है। जितना ए बी है उसी का माप से हम लोग यहाँ पर रचना करेंगे, एक बिंदु लेंगे, ठीक है। पहले ए बी मान लिए कितना है, ठीक है। इसने माप लिए यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर हम लोग एक बिंदु ले लेंगे, अपने मर्जी से कोई भी नाम दे देंगे उसको, ठीक है। हमने उसको एम नाम दे दिया, ठीक है। और इधर फिर ए सी जितना है उतना इधर भी मापेंगे, ठीक है। ए सी को मापेंगे, फिर माप के इसमें एक बिंदु लेंगे एन, एम और एन, दो बिंदु ले लिए हम लोग पी क्यू और पी आर में, ठीक है। तो इसको मिला दिए, एम और एन को मिला दिए। अब जब हम लोग इसको ए बी को माप के यहाँ पर लिए पी एम, और ए सी को माप कर लिए पी एन, ठीक है। तो उपपति यानी कि प्रमाण में हम लोग उपपति भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपपति, अच्छा रचना तो हम लोग की लिखे नहीं ना, तो रचना को पहले लिखेंगे। रचना ए बी तो नहीं लिखेंगे, लिखे पी क्यू तथा पी आर में बिंदु एम और एन इस प्रकार लिए हैं कि, इस प्रकार लिए हैं कि हम लोग किसको माप कर लिए, ए बी को माप कर लेना यहाँ पे, तो ए बी और पी एम बराबर होगा, ठीक है। लिए हैं कि ए बी बराबर पी एम, समीकरण 4, ठीक है। नीचे नहीं दिख से बनाना, ठीक है। उसके बाद पी आर, नहीं पी आर तो नहीं होगा, ए सी होगा, ए सी बराबर होगा पी एन का, पी एन, समीकरण 5, ठीक है। अब करेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी और पी एम एन में, ठीक है। हम लोग को ये दोनों को लेकर करना क्या है, दोनों को सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। दोनों को सर्वांगसम दिखाना है, और सर्वांगसम जो है क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे, पहले भी हम लोग बात कर दिए किया इससे पहले, ठीक है। तब तुम लोग नहीं आया था। तो यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ तो नीचे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये लंबा होने वाला है। तो त्रिभुज अब करेंगे उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी एन एन में, एम एन, त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूएन में पीएमएन में क्या क्या बराबर है। देखो यहाँ पे पहले तो त्रिभुज दोनों में कोण ए और कोण पी बराबर है, ठीक है, कोण ए और कोण पी इसमें ये बराबर है। और दूसरी बात हम लोग रचना से क्या लिए हैं कि ए बी बराबर है पीएम और ए सी बराबर पीएन है, ठीक है, ए बी बराबर पीएन। तो दोनों में हम लोग करके दिखाएंगे इसमें, या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं समीकरण 1, 4 और 5 से। समीकरण 1, 4 और 5 से। यहाँ पे हम लोग इसमें लिख के दिखा सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी का और कोण ए बी बराबर पी एम, ए सी बराबर पी एम। इसमें हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, या फिर तुम लोग अगर समीकरणों को लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है, जैसा तुम लोग का मर्जी। तो इन तीनों से क्या होगा कि कोण देखो भुजा कोण भुजा, इसमें देखो भुजा कोण भुजा बराबर है इसका भुजा कोण भुजा कोण भुजा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं एस ए एस, ठीक है, ये कोण भुजा कोण सर्वांग समता एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे इसमें, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी एम एन, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के पी एम एन के, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, समीकरण 1, 4, 5 में उसकी जगह हम लोग इसको सबको दिखा सकते हैं, पहले बात बता दी है, ठीक है। अब दोनों सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग बराबर होगा। हम क्या समझाए, सर्वांगसम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। उसका मतलब होता है कि सभी अंग बराबर होगा और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। इसीलिए इसको देखो अब क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे, ठीक है। इसमें कोण ए और कोण पी को लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम लोग समीकरण 1 में लिख चुके हैं, ठीक है, ये तो बराबर होंगे ही, ये ऑलरेडी हम लोग समीकरण 1 में लिख चुके हैं। उसके बाद दूसरा कोण बी और कोण सी एम एम के बराबर होगा, इसमें कोण बी कोण एम के बराबर होगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण एम, समीकरण ये हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद कोण सी बराबर होगा कोण एन का, कोण सी बराबर कोण एन, समीकरण 7, ठीक है। उसके बाद भुजा ए बी बराबर भुजा पी एन हम लोग इसमें लिख चुके हैं, इसको दोबारा लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और भुजा ए सी और भुजा पी एन भी लिख चुके हैं यहाँ पे समीकरण 5 में, उसको भी लिखने का जरूरी नहीं है। अब देखो बी सी बराबर है एम एन का, बी सी बराबर है, वो भी होता है लेकिन उसको भी लिखने का जरूरी नहीं है, जैसे 2 कोण बराबर हो गया ना, हम लोग को कोणों को जरूरी है, लेकिन इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, सर्वांगसम है तो बराबर होगा, ठीक है। तो लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो इसमें बी सी बराबर एम एन, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम होने का मतलब वही होता है। लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी फिलहाल जरूरी नहीं है तो हटा देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब क्या क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू पी एम एन में कोण बी कोण एम के बराबर हो गया, कोण सी कोण एन के बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो है
कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, समीकरण कितना, 2 या फिर 2 और 3 से मान, समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 6 और 7 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से देखो, समीकरण 2 और 3, इसमें भी कोण बी है, इसमें भी कोण सी है, इसमें भी कोण बी है, इसमें भी कोण सी है, इसलिए हम लोग जो है कोण समीकरण 2 और 3 लिए और 6 और 7 लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसमें, जैसे कोण बी इधर बराबर है कोण बी, तो कोण क्यू और कोण एम भी बराबर हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण एम, समीकरण 8, ठीक है। और इधर कोण सी बराबर कोण आर, इसमें भी है कोण सी बराबर कोण एन, तो इसमें देखो कोण आर बराबर कोण एन, समीकरण, ठीक है। अब हम लोग क्लास 9 में एक चीज पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा होता है और उसमें कोई, यहाँ से हम लोग फिर से समझते हैं, ठीक है, वीडियो रुक गया था तो हम लोग को यहाँ पे फिर से समझना पड़ेगा अब कि यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या बात किए थे कि दो समांतर रेखाएं, ठीक है, जब दो समांतर रेखाएं होती है और उसमें हम लोग एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो उसमें जो संगत कोण बनता है तो वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाएं होते हैं और उसमें कोई भी रेखा हम लोग खींचेंगे, तिर्यक रेखा हो सीधा हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा संगत कोण आपस में बराबर ही होता है, ठीक है। चाहे हम ऐसे खींचें तो इसमें भी जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, इधर से भी बराबर होगा, ठीक है। चाहे वो हम ऐसे खींचे, इसमें भी बराबर होगा, इसमें भी बराबर होगा, नहीं ये वाला कोण, ठीक है। दो समांतर रेखाओं में हम जैसे भी खींचे कोई तिर्यक रेखा तो दोनों को प्रतिशत करे तो उसमें जो संगत कोण होगा वो हमेशा बराबर होता है। और उसी का विपरीत कि अगर हम लोग बात करेंगे, कोई एक तिर्यक रेखा है, कोई तिर्यक रेखा है, उसमें हम दो रेखाएं खींच दिए, पता नहीं अब दोनों में क्या संबंध है, हम लोग पहले कोणों को माप कर देखें, पहले दोनों कोणों को माप कर देखें, ये भी 40 डिग्री है, सपोज कि ये भी 40 डिग्री है, तो दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग संगत कोण कह सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग संगत कोण कहेंगे तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ना आपस में समांतर हो जाएगा, ठीक है, आपस में समांतर। इसमें क्या था कि पहले दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, उसमें हम लोग कोई भी रेखा खींचेंगे जो कि दोनों रेखा को प्रतिशत करे तो उसमें संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होता है। और उसका ये विपरीत क्या है कि हम कोई रेखा खींचे हुए हैं, उसमें दो रेखा खींच दिए, उसके ऊपर प्रतिशत करता हुआ दो रेखा खींच दिए, जब हम लोग उसमें दोनों कोणों को माप कर देखे तो कोण आपस में बराबर है, एक तरफ का कोण, ठीक है। जब दोनों कोण बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं संगत कोण, और जब संगत कोण कहेंगे तो ये दोनों क्या कहलाएगा, दोनों आपस में, दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो वही ट्रिक हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जो M और M है, MN और QR, दो समांतर रेखाएं हम लोग उसको सपोज मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो तिर्यक रेखाएं भी है, PQ और PR, हालांकि हम लोग को उतना जरूरी नहीं है दिखाने के लिए, बस एक ही रेखा काफी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों को दिखा दिए हैं हम लोग और दोनों में ही संगत कोण जो है आपस में पहले से बराबर है। जब दोनों में आपस में बराबर है संगत कोण, इसमें कोण N कोण R के बराबर है, कोण P कोण M कोण Q के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों MN और QR क्या हो जाएंगे, उसके विलोम से समांतर हो जाएगा। वही चीज हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये दोनों से समीकरण 9 और 8 और 9 से, तो ये गजर भी नहीं है। अतः समीकरण 8 और 9 से यह
स्पष्ट है कौन Q और कौन M, कौन Q और कौन M तथा कौन R और कौन N, कौन R और कौन N संगत कौन है। जब ये संगत कौन हो जाएगा तो उसका विपरीत नियम था कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, इसलिए इसलिए MN समांतर QR। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि इसमें हम लोग लेते पहले क्या, त्रिभुज ABC तथा PMN, उससे हम लोग सिद्ध किए कि दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, समीकरण 1, 4, 5 से। फिर सर्वांगसम से हम लोग जो है कौन B कौन C को बराबर दिखाया कौन M और कौन N के। ठीक है, उससे सिद्ध हो गया। अब ये तो हम लोग को मिल गया कौन M कौन Q कौन M और कौन R कौन, फिर मिल गया हम लोग को समीकरण 2, 3 और 6, 7 से। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सिर्फ एक ही त्रिभुज में PQ को मिटा दिए हैं PQR, क्योंकि सिद्ध हम लोग को करना क्या है, इसमें ध्यान देना, अनुपात में करना है ना। तो अब त्रिभुज PQR में हम लोग थेल्स प्रमेय 6.1 प्रमेय, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है, पढ़ चुके हैं। उसको हम लोग शॉर्ट में BPT भी कहते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं शॉर्ट में, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें BPT को या फिर थेल्स प्रमेय को। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा, हम लोग तो ये सिद्ध कर लिए कि MN समांतर है QR। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज है उसमें एक भुजा की समांतर कोई रेखा खींची गई है, वो जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा PM बट्टे में MQ बराबर उधर PM बट्टे में NR। तो ये तो हो जाएगा ना। अब हम लोग को इसमें सिद्ध करना था क्या, देखो पहले यहाँ पर दो चीज, इसमें PQ है, ठीक है, और ये QR वाला तो आया नहीं है PR, तो इसमें अब कोई चीज आया नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे MQ तो इसमें कहीं भी नहीं है, PM भी नहीं है। ठीक है, तो PM बटे में MQ और PN बटे में NR। ये काम करते हैं हम लोग PM लाते हैं, क्या लाएंगे PQ लाएंगे। इसमें PQ चाहिए ना हम लोग को, नीचे हम लोग को PQ चाहिए, और हम लोग को गायब करना है MQ और NR को यहाँ से हटाना है। ठीक है, जिसको हटाएंगे या फिर नहीं, MQ और MQ रखना है, MQ NR रखना है। पता है क्यों, क्योंकि MQ जो है यहाँ पे MQ रखना है, नहीं गलत बोल रहे थे, क्योंकि AB बराबर होता है PM। ठीक है, AB बराबर होता है PM, तो PM को रखना है। ठीक है, और इधर AC बराबर होता है AC बराबर होता है PN, तो PN को भी रखना है। जिस चीज को रखना है उसको हम लोग नीचे कर देंगे, जिसको हटाना है उसको कर देंगे ऊपर। तो MQ ऊपर करेंगे, NR भी ऊपर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने से MQ बट्टे में PM हो जाएगा और NR बट्टे में PM। ठीक है, इतना तक हो गया। अब इधर मैं मिटा सकता हूँ ना, इधर मिटा देता हूँ और आगे कुछ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर मिटाते हैं, इधर रहने देते हैं। ठीक है,
हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या सिद्ध करना है, और हम लोग को समीकरण 4 और 5 भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इधर ना मिटा के यहाँ मिटा दिए। ठीक है, तो अब इसमें गायब करना है एम क्यू और एन आर को। जी सर। तो उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, पी क्यू पी एम प्लस 1 बराबर एन आर बट्टे में एम होगा सर यहाँ पर। हाँ पी क्यू में देखा हमने। पी एम, इसमें क्या है एम क्यू प्लस 1। अब इसमें क्या होगा, नीचे तो एलसीएम पीएम ही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर है ना, और इधर गुना होके पीएम का पीएम रहेगा, इसमें एम क्यू प्लस पीएम गुना 1 पी एम बराबर इधर फिर पी एन, एन आर का एन आर रहेगा प्लस पी एन गुना 1 पी एन। ठीक है, अब चित्र में देखो, एम क्यू प्लस पी एम, एम क्यू प्लस पी एम मिलकर टोटल पी क्यू पी क्यू, और नीचे पी एम बराबर इधर एन एन आर प्लस पी एन, एन आर प्लस पी एन, तो टोटल पी आर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उल्टा किए थे, सीधा कर लेते हैं। फिर व्युत्क्रम करने से, ठीक है, पी एम बट्टे में हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर बट्टे में पी, सीधा रख देते हो क्या, पी एन बट्टे में पी आर। ठीक है, अब करेंगे इसमें देखो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से हम लोग को नीचे मिला है अभी पी क्यू और पी आर मिला है। ठीक है, ध्यान देना क्यू आर मिला नहीं है, तो पहले हम लोग कितना करते हैं कि वो जो पी एम और पी एन है उसकी जगह हम लोग ए बी और ए सी रखते हैं समीकरण 4 और 5 से। तो पी एम की जगह ए बी लिख देंगे बट्टे में पी क्यू, एक तो आया ना। दूसरा देखो, पी एम की जगह ए सी बट्टे में पी आर। समीकरण कितना होगा ये 10। कितना हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो क्यू आर है, हम लोग अभी क्या लिए थे, पी क्यू पी एम एन पी क्यू आर में, पी क्यू और पी आर में हम लोग रेखा दिए थे। ठीक है, अब